हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 के ब्लॉक 3 के यूनिट 4 को आज हम बिगिन कर रहे हैं। ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 3 की और इसी के साथ हम ब्लॉक 3 को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रीवियस यूनिट को भी हम दो पार्ट में ही करके आए थे और अभी हमने नोटिस किया कि यहाँ पर जो लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, मेजरली यही दो टॉपिक हैं पूरी यूनिट में, तो इन्हें दो पार्ट में स्प्लिट करना बहुत ज्यादा ठीक रहेगा, आराम से हम कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीच डिसऑर्डर्स पे फोकस करेंगे। स्पीच वाला तो और भी ज्यादा छोटा है, आज तो हमें फिर भी डिफाइनिंग लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स इस पोर्शन को भी अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा समझेंगे। इस यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है कम से कम एक क्वेश्चन प्रोड्यूस करती है एग्जामिनेशन में, या तो ये बिल्कुल सी सेक्शन में क्वेश्चन क्रिएट करती है या फिर सेक्शन ए में क्रिएट करती है। जब सेक्शन ए में 10 मार्कर में इसका क्वेश्चन आता है तो आपसे लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर को डिफाइन करते हुए ये बोल दिया जाता है कि एक्सप्लेन सम कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर, या फिर मेंशन भी कर सकते हैं जिसमें अफेजिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्प्रेरेक्सिया, ऑटिज्म ये कुछ फोकस में रहते हैं ज्यादा। या फिर ये 3 मार्कर में लैंग्वेज डिसऑर्डर में अफेजिया तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और वॉइस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पीच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आना तय बात है, 3 मार्कर में भी पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो की हम बिगिनिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा टच करते हैं, वहां पर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसमें कुछ टॉपिक्स हमें कॉमन मिलते हैं। फिलहाल आप अभी तो फर्स्ट ईयर में ही है, तो आपको यही समझना है कि ये हमें किस तरीके से यूज में लाने हैं अपने सिलेबस में। ओके, पहले तो लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर से पहले हम डिसऑर्डर वर्ड को समझ लेते हैं। आपके लिए नया है क्योंकि जब आप क्लिनिकल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज कॉमन लगेगी, काउंसलिंग में पढ़ेंगे तो कॉमन लगेगी, लेकिन अभी डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपने ऑर्डर से डेविएट हो जाए, जिसका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर लैंग्वेज और स्पीच पर बेस्ड भी होते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं, सबसे कॉमन है डिप्रेशन, हम सभी जानते हैं, फोबियाज हम जानते हैं, एंग्जाइटी के बारे में जानते हैं, इतना तो सबने बेसिक कॉमन सुना ही हुआ है। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं या फिर बच्चों से जुड़े हुए होते हैं। आज जो हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो बचपन में किसी भी बच्चे के अर्ली एज में, अर्ली डेवलपमेंटल फेज में ही ट्रेस हो जाते हैं। जैसे जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तब कोई वो बोल ही नहीं सकता, और जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है और फिर वो नहीं बोल पाता है, तब आइडेंटिफाई हो पाता है कि अच्छा इसको तो स्पीच डिसऑर्डर है, इसके संग कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो डायरेक्ट नजर ही नहीं आते, ये कुछ टाइम में नजर आते हैं, इसीलिए इनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी डाला जाता है। दूसरी बात, इसलिए भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि ये डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से इनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है। क्योंकि लैंग्वेज और स्पीच हमारे वो चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सन जो नहीं बोल पा रहा है वो किसी ना किसी नॉर्मैलिटी को कैच कर बैठेगा, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो ये हमें पता है कि लैंग्वेज और स्पीच दोनों ही जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें अगर किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो वो हमें नॉर्म से डेविएट कर देगा, एक हमारे बायोलॉजिकल नॉर्म से। अभी बायोलॉजिकल नॉर्म क्या हुआ, मतलब हम सबका बायोलॉजिकल सिस्टम भले ही डिफरेंट चलता हो मगर पैटर्न एक ही फॉलो करता है कि बच्चा पहले दुनिया में आता है, धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर भागना सीखता है, दौड़ना सीखता है। ये क्रम सभी का है, ये ऑर्डर सभी का है, तो वो एक बायोलॉजिकल नॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, देखा कि वो घुटनों तक तो चल रहा है लेकिन खड़े होकर नहीं खड़े हो पा रहा है, इसका मतलब तब हमें जाके पता चलेगा कि उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो भी बायोलॉजिकल नॉर्म को ब्रेक करते हुए हमारा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो हम उसको मानते हैं कि उसने हमारे नॉर्म को ब्रेक किया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, हमने ये भी समझा है कि जो हमारा बोलना है, हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो हमारे कॉग्निटिव एक्शन से एसोसिएटेड। और कॉग्निटिव एक्शंस कहाँ से होते हैं, यहाँ से, हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। हमारी जो भी माइंड की प्रोसेसिंग होती है, माइंड जो भी प्रोसेस करता है, ब्रेन जो भी प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड, वो सब ब्रेन के ही फंक्शंस होते हैं। ब्रेन के अलग अलग रीजन जो होते हैं वो लैंग्वेज के लिए, स्पीच के लिए और भी अलग बहुत सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब वहां किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो हमारे इसमें इम्पेयरमेंट नजर आएगा। ओके, the unique nature of the language and speech disorder is that they are not visible since mostly they are not physically manifested except defects the affect articulation। क्योंकि ये बाहर से नजर आने वाली चीज नहीं है तो वक्त के साथ ही पता चल पाते हैं, तो ये भी एक बड़ा इश्यू हो जाता है।
लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर में बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज फिजिकल, मेंटल और सोशलाइजेशन डिफेक्ट्स। बहुत से स्पीच डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो किसी पर्सन में बहुत लंबे टाइम के बाद नोटिस में आते हैं, मतलब वो सोशल इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है एकमात्र यही हमारा स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, उसको जनरलाइज मत कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे जब वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स देखेंगे तो सबकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो बहुत यूनिक होगी, अपने आप में वो कुछ स्पेशलिटी होल्ड करता हुआ होगा, स्पेशलिटी इन द सेंस उसका उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर होगा, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं? लैंग्वेज इज द रूल बेस्ड यूज ऑफ स्पीच साउंड्स टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड कैन इन्वॉल्व ग्रामर, सिमेंटिक्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बेसिक्स होते हैं, आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, उन तीनों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होना, सिंटेक्स में प्रॉब्लम आना, मोर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आना, या फिर मीनिंग ना समझ पाना, इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इससे एसोसिएटेड होते हैं। डिसऑर्डर्ड लैंग्वेज में बी ड्यू टू रिसेप्टिव प्रॉब्लम, दैट इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच साउंड, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम भी हो सकती है कि डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग द स्पीच साउंड, अंडरस्टैंड करना किसी स्पीच के साउंड को या फिर उसको रिएक्ट करना उसके टुवर्ड्स, दोनों ही तरीके से हो सकता है, जो कि लैंग्वेज के स्पेसिफिक रूल्स को भी, आर्बिट्रेरी रूल्स को डिस्टर्ब करता है। A language disorder can also be due to problem is both reception and expression, दोनों रिसीविंग में और एक्सप्रेस करने में, दोनों में से किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हो सकता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके नाम ऑलरेडी आपने लिस्ट में तो देखे ही थे, आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या क्या चीजों को रेफर करते हैं? The use of speech sounds in combination and patterns that fail to follow the arbitrary rules of a particular language is a language disorder. जैसे कि lack of communication हो जाना, talking out of turn, not talking when it's your turn, not responding when you're expecting, it could be disorders. पर disorder की एक खास बात है, उसकी कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे किसी एक सिचुएशन में कोई पर्सन नहीं बोला तो हम कह देंगे इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है? नो, वी डोंट से इट। उस चीज की इंटेंसिटी दिखनी चाहिए, उस चीज का रिपीटेशन दिखना चाहिए, बार बार अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तब हम उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। स्पीच में किसी तरीके का डिले होना, किसी भी नॉर्मल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आना, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे और शुरू करेंगे, तो जनरल बातें आप रीडिंग कर सकते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। लैंग्वेज डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट इज फाउंड इन द डेवलपमेंट और यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की नॉलेज में किसी भी तरीके का हम कमी देखते हैं, वो भी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। पर वो कब होता है, कैसे होता है, आइए अफेजिया से शुरुआत करते हैं। अफेजिया जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर शॉर्ट नोट और थोड़ा सा बड़ा भी आप तैयार कर सकते हैं, पूछा जाता है अक्सर ही। अफेजिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कॉज्ड बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। डिफरेंट टाइप के अफेजियाज होते हैं, ब्रोकाज अफेजिया एंड वर्निक्स अफेजिया। शॉर्ट नोट में 3 मार्कर में ब्रोकाज अफेजिया का नाम आ जाता है या फिर वर्निक्स अफेजिया का नाम आ जाता है, और ये भी पूछा जाता है इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अफेजिया है क्या? लैंग्वेज की फंक्शनिंग में किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट होना, जो कि किस वजह से होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ध्यान में रखनी है आपको। वर्निक्स अफेजिया क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। हमें पता है ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा स्ट्रक्चर भले ही आपको याद ना हो, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने मतलब की बात समझ लीजिए। ब्रेन के जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब होती है, जब उसमें कोई डैमेज होता है तो हम उसको वर्निक्स अफेजिया, उसकी वजह से होता है, उसको कहते नहीं, उसकी वजह से होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोटेबल इंपेयरमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स बोलने में या फिर सेंटेंसेस बोलने में भी प्रॉब्लम आती है वर्निक्स अफेजिया में। People with Wernicke's aphasia have generally fluent phonetic and syntactic but semantically coherent speech. ये हमें symptom देखने को मिलते हैं। This coherence is exhibited through the creation of nonsense words for real word concepts and improper substitution of function words for content words. क्या होता है जब वर्निक्स अफेजिया किसी को होता है तो वो पर्सन नॉनसेंस वर्ड्स का यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, या फिर ऐसे वर्ड जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। Okay, it also typically involves the production of sentences that have the basic structure of the language spoken but make no sense. ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज कर लेते हैं जो देखने में बात बिल्कुल सही लगती है मगर उसका कोई सेंस नहीं होता। They are sentences without any meaning. Yeah, that was the pumpkin furthest from my thoughts, and the squirrelish pastime ate my
स्पैमस्टिक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग किसी से कनेक्ट करके नहीं निकल पाएंगे। फर्स्ट केस में द वर्ड मेक सेंस बट नॉट द कॉन्टेक्स्ट दे आर प्रेजेंटेड। सेकंड केस में द वर्ड देमसेल्व्स आर नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म क्या होते हैं? वो वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ओके, न्यूली क्रिएटेड वर्ड्स होते हैं जो। ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद दिस टाइप ऑफ अफेजिया फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग नॉन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इस तरीके से किया जाता है। ब्रोकाज अफेजिया इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन्स प्रीमोटर एरिया। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वर्निक्स अफेजिया और ब्रोकाज अफेजिया में किस वजह से होता है, उनके कॉज को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मिक्स नहीं करके आना है और गलत भी नहीं लिख के आना है, ठीक है। आपको न्यूलॉगिज्म का यूज नहीं करना है अपने आंसर में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ब्रेन्स के प्रीमोटर एरिया में होने वाले डैमेज की वजह से ब्रोकाज अफेजिया होता है। रिस्पॉन्सिबल इन पार्ट फॉर कंट्रोलिंग मोटर कमांड यूज्ड इन स्पीच प्रोडक्शन। A person suffering from Broca's aphasia exhibits speech containing excessive pause and slip of tongue. बार बार स्लिप ऑफ टंग हो जाना या इस तरीके की चीजें होना, ये सब इसमें आता है। और जब कोई बात चल रही है तो उसमें नए वर्ड्स को या सही वर्ड्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। द पर्सन ऑल्सो फेल्स टू मेक यूज ऑफ functions words such as a, the and of. For the reason Broca's aphasia also produce ungrammatical sentences. ये तो बहुत लोग करते हैं, आपने देखा है, जैसे कि the bicycle that the man is holding is blue but she has trouble comprehending a sentence such as the dog that the woman is biting is gray. तो इस तरीके के हम देखते हैं कि काफी सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को वो बना बैठते हैं। The difference is due to the fact that while the first sentence can be understood using real world knowledge, the second sentence cannot, because understanding the second sentence requires correctly using syntactic form information. तो ब्रोकाज अफेजिया में क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ब्रोकाज अफेजिया differs from वर्निक्स अफेजिया in two key aspects. First is that speech is agrammatical rather than grammatical, और वर्निक्स जैसे कि वर्निक्स में होती है उसके कंपैरिजन में। सेकंड इज द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इज लार्जली प्रिजर्व्ड। दो बेसिक जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्रोकाज और वर्निक्स अफेजिया में। Diseases like Broca's and Wernicke's aphasia, while tragic, tell us much about the critical function of certain region of the brain. Notably, their symptoms suggest that phonological, syntactic, and semantic language information is stored and processed separately in the brain. जो ब्रोकाज और वर्निक्स अफेजिया होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन में जो फोनोलॉजिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक लैंग्वेज की जो स्टोरेज होती है वो रिट्रीवल में प्रॉब्लम आती है, उसको रिट्रीव होने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी या फिर वो गलत तरीके से हो जाता है, जिस वजह से हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देख पाते हैं। ग्लोबल अफेजिया क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली इंपेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। इट इज कॉज्ड बाय लेजन्स ऑफ बोथ ब्रोकाज एंड वर्निक्स अफेजिया एरियाज। Aphasia following a stroke frequently involves damage to both Broca's and Wernicke's area. ग्लोबल अफेजिया कहते हैं जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एनोमिक अफेजिया कब कहते हैं? Involves difficulties naming objects and retrieving words. The patient may look at an object and simply be unable to receive the word that corresponds to the subject. सिमिलर वर्ड बता पाने में या उस वर्ड को डिफाइन करने में उसको प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड सच एज नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत सारी चीजें एनोमिक अफेजिया में आती है, ये काफी रेयर होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ऑटिज्म। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ऑटिज्म पर कौन सी मूवी है आप बताइए? आपने सभी, बहुत कॉमन मूवी है, आप सबने देखी भी होगी। ऑटिज्म के ऊपर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में। मैं बॉलीवुड जरूर बोल देती हूँ क्योंकि मैंने खुद हॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी देखी नहीं है फिलहाल, तो ऑटिज्म पर मैं बॉलीवुड भी लगा देती हूँ साथ में। अच्छा, ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हम सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज और कॉग्निशन में होने वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कहाँ कहाँ हमें एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलती है? जो बच्चा होता है उसके सोशल बिहेवियर में, उसके लैंग्वेज में और कॉग्निशन में, एक्टिविटीज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज बायोलॉजिकल इन इट्स ओरिजिन, ऑल्दो द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हैव नॉट बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड। मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके रीजंस आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द फैक्ट कि वो ब्रेन इंजरी में होने की वजह से बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। Children with autism are identified by around 14 months of age when they fail to show expected normal pattern of interaction with others. ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो कॉमन इंटरेक्शन में नहीं कर पाते। जो जैसे कि बच्चा जब दुनिया में आता है धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से बहुत क्लोज होता चला जाता है, तो उसका तो सोशल इंटरेक्शन वही है, इससे ज्यादा तो बच्चा कुछ करेगा नहीं। तो उस टाइम पर जब वो इस तरह की चीजें नहीं कर पाता है, उसके लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज दिखने लगते हैं, तो उसके अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स को हम समझते हैं कि हो सकते हैं। They display repetitive movements and stereotype pattern of interest in activities. When they interact with someone, they are more likely to view their lips and their eyes. ये इस तरीके से भी आइडेंटिफाई किया जाता है।
हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म फेल टू डेवलप फंक्शनल स्पीच। ये सब सिम्टम्स हैं जिनको आपको पॉइंटर्स में बना बना के नोट्स में लिखना है बहुत ध्यान से। The speech they tend to develop is characterized by echolalia, meaning they repeat over and over again speech they have heard. Sometimes the repetition occurs several hours after the original use of the word by someone else. तो इस तरीके से ऑटिज्म में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती हैं जो कि ब्रेन के एरियाज में होने की वजह से बाहरी तौर पर नजर आने लगती हैं, इंक्लूडिंग द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स एज वेल एज द सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम्स, कॉर्पस कॉलोसम। ये सब पार्ट जो है ब्रेन के, यहाँ में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी होने की वजह से ऑटिज्म होने के अंदर बच्चे के अंदर चांसेस रहते हैं। ये जो डिसीज है वो 20th सेंचुरी के मिडिल में आइडेंटिफाई हुई थी। इट इज 5 times मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, ज्यादातर मेल्स में होती है। इंसिडेंस ऑफ डायग्नोज्ड ऑटिज्म हैज इंक्रीज रैपिडली ओवर रिसेंट ईयर। तो ऑटिज्म के बारे में इतना कुछ हमने समझ लिया, ठीक है। ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी वो होती है जब लर्न करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, और लर्न करने से रिलेटेड 3 तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो होता है डिसलेक्सिया, जिसके बारे में आपने सबने नाम सुना है। डिसलेक्सिया बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ऐसे भी सबने सुना ही होगा। लेकिन इसके अलावा भी होती है जब हमें रीडिंग में और राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन 3 पर बेस्ड होता है, जिसको हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया भी बोलते हैं। 3 तरीके की होती है बेसिकली। आपके लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया पे फोकस किया गया है तो हम इसी पे फोकस करेंगे। वैसे आप भी एक्स्ट्रा भी अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी में लिख देंगे तो मार्क्स आपके नहीं कट होंगे, पर कोई बात नहीं, अभी हम डिसलेक्सिया पर ही फोकस करते हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी में एज अप्रोप्रिएट रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चा अपनी एज के हिसाब से रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिक, कैलकुलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम करता है, चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। रीडिंग प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो डिसलेक्सिया हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। 1968 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट डिफाइंड डिसलेक्सिया एज अ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन हु डिस्पाइट कन्वेंशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस fail to attain the language skill of reading, writing and spelling commensurate with their intellectual abilities. Dyslexia is not due to mental retardation, brain damage or lack of intelligence. It is caused by an impairment in the brain's ability to translate images received from the eyes or ears into understandable language. Dyslexia कैसे होता है मेजरली? ये ब्रेन में कोई भी तरीके का इम्पेयरमेंट होता है तो ब्रेन हमारी आंखों के थ्रू या कानों के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको इमेजेस की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो डिसलेक्सिया है वो सीवियर से माइल्ड से सीवियर तक देखने को मिलता है। ज्यादातर बॉयज में देखने को मिलता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, और जितना जल्दी ये ट्रीट हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, नहीं तो ये जितना समय बढ़ता जाता है उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम करता जाता है। लेटर एंड नंबर रिवर्सल आर द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ डिसलेक्सिया। डिफिकल्टी इन कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से कॉपी करने में या लिखने में, या लेटर्स को, जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो होते हैं वो पी को कैसे बना देते हैं, ये बना देते हैं, उनके लिए पी ए हो गया, वो गलत बना देते हैं। या फिर स्मॉल बी बनाने की जगह पे उसको डी बना देते हैं, डी की जगह बी बना देते हैं। तो इस तरीके की मिस्टेक्स बच्चे जब करते हैं वो इसी के अंदर आती हैं। और बहुत सारे टाइप का होता है डिसलेक्सिया खुद भी। इसके अगर डिवीजन की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिसलेक्सिया में देखने को मिलता है। प्राइमरी डिसलेक्सिया एक डिसफंक्शन है, एक डैमेज से ज्यादा, जो कि ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है और ये एज के संग बदलता नहीं है। Okay, individual in this type are rarely able to read above a 4th grade level and may struggle reading, spelling. इन सब में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। Primary dyslexia is passed in family lines through their gene, genetically भी पास होता है। Secondary और developmental dyslexia is felt to be caused by hormonal development during the early stage of fetal development. और इस टाइम पर किसी भी तरीके का इशू आने की वजह से मदर में बच्चे को भी ये ट्रांसफर हो जाता है। डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया डिमिनिशेस एज द चाइल्ड मैच्योर, धीरे धीरे ये चेंज भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। डिसलेक्सिया में अफेक्ट सेवरल डिफरेंट फंक्शंस। विजुअल डिसलेक्सिया हो जाता है, ऑडिटरी डिसलेक्सिया में कन्वर्ट हो जाता है, डिसग्राफिया भी होता है जिसमें बच्चे को पेंसिल को होल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। वो ग्राफिकल या प्रॉपर, जिनकी बहुत पुअर ड्राइंग होती है, पर पुअर ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि इसको डिसग्राफिया है, ये एक सिंबलाइज है, एक तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से। Many subtle signs can be observed in children with dyslexia due to the frustration arising from the difficulty in reading. बच्चे पढ़ने में ज्यादा बहुत प्रॉब्लम दिखाते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम काफी लो हो जाती है, डिप्रेसिव बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है, और ये कोई भी टीचर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके दे सकते हैं। मतलब अगर आप खुद भी एक टीचर है तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास होते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को शो करते हैं, जिसमें से डिसलेक्सिया बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्वेबल होता है। पर ये टाइम के साथ रिकवर भी हो जाता है जब इस पर वर्क किया जाता है, बच्चों को स्पेशल क्लासेस देके, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा के। आते हैं अल्जाइमर डिसीज पर। अल्जाइमर डिसीज के बारे में बात करेंगे, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पे, और आप लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए। हमारा आज का वीडियो
मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी अगले 10 मिनट भी और लगेंगे शायद, क्योंकि शायद काफी सारे थे, मेरे ख्याल से मैं अभी 4th पर ही हूँ। और काफी सारे थे जहां तक मुझे ख्याल में है, तो एक बार मैं क्विकली देख लेती हूँ। अल्जाइमर के बाद स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट है और डेवलपमेंटल, और काफी सारे हैं, अभी तो 4 और बचे हैं। यस, आई वॉज थिंकिंग राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, हम जो है अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे और 10 मिनट में 4 टॉपिक आराम से कवर कर लेंगे, इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, अल्जाइमर डिसीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर विच लीड्स टू द डिक्रीमेंट इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी. This disease primarily affects elderly person and causes progressive, diffuse and irreversible damage to the cortical region of the brain, impacting markedly on memory functions. अल्जाइमर डिसीज में लैंग्वेज को प्रोसेस करने की एबिलिटी में हम बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट देखते हैं, और कंपैरिजन बिटवीन द लैंग्वेज डिक्रीमेंट ड्यू टू द डिमेंटिंग इफेक्ट्स ऑफ अल्जाइमर डिसीज एंड दोज नोटेड फॉर द एफएसएक्स इज यूजफुल बिकॉज द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज ओवरलैप्स दैट ऑफ एफएसएस. मतलब दोनों में, अफेजिया में और अल्जाइमर में फर्क रहता है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. लैंग्वेज ऑफ एन अल्जाइमर्स पेशेंट इज मार्क्ड बाय स्ट्राइकिंग सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस wherein words that once precisely described some event are now lost and are replaced by more general terms. मतलब किसी भी वर्ड को या कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जो कि पहले बहुत ही सिंपली बोल लिए जाते थे, अब उन्हीं को बताने में डिफिकल्टी आती है, और फॉरगेटिंग की भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी भी रहता है. It appears, however, that in patients suffering from Alzheimer disease, phonological and syntactic knowledge and use is minimally affected. तो हम pragmatic knowledge में एक deficiency देखते हैं concerning the correct recognition of the intention of a speech act. मतलब कोई भी person जो भी अपनी बात कहना चाह रहा है, जैसे कि हमने speech act क्या होता है पहले आप पढ़ के आए हैं, कोई बात रिक्वेस्ट की तरह कहनी है तो वो ऑर्डर की तरह कह सकता है, इस तरीके से भी चीजें होती हैं यहाँ पे. टर्न टेकिंग इन अ कॉन्वर्सेशन एंड सो ऑन ऑल्सो अकर्स. किसी बात पे अपनी बात को बदल देना, बात को चेंज कर देना, ये सब भी हो जाता है. Interestingly, this pattern of deficits and non-deficits again argues for the distinctiveness of the various level of languages, जो कि हम ब्रोकाज और वर्निंग्स अफेजिया में भी कॉमन देखते थे. अल्जाइमर में मेजरली हम क्या देखते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कि लैंग्वेज में किसी ना किसी तरीके का की डेफिशिएंसी को दिखाता है. मतलब लैंग्वेज पहले जो प्रॉपर थी वो अब नहीं रही. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्जाइमर की डिसीज है वो एक टाइम के बाद पर्सन को देखने को मिलती है, जब उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड हो चुकी होती है, उसके बाद हमें उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, जैसे बाकी के में हम देख रहे थे कि शुरुआत से ही हमें पकड़ में नहीं आ रही थी. अब स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट क्या होता है, इसको एसएलआई भी बोलते हैं. डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैंक न्यूरोलॉजिकल सेंसरी मोटर नॉन वर्बल कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेफिसिट्स. ये एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि हमें न्यूरोलॉजिकल सेंसरी मोटर नॉन वर्बल कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेफिसिट्स के एब्सेंस में देखने को मिलता है. एसएलआई is used to refer to problems in the acquisition and use of language typically in the context of normal development. जो भी बच्चे SLI से सफर करते हैं they lag behind their peers in language production. बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनके अंदर लैंग्वेज का प्रोडक्शन उतने फास्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लर्निंग और रीडिंग डिसेबिलिटी भी नजर आती है बच्चों के अंदर. One of the hallmarks of SLI is a delay on deficits in the use of function morphemes और अदर ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी. बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होते, और ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी में भी उसको प्रॉब्लम आती है. दे एग्जिबिट प्रॉब्लम्स इन कंबाइनिंग इन सिलेक्टिंग स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज. जैसे कि अगर कोई नया वर्ड उनके सामने आया है तो वो उसको नहीं बता पाएंगे कि क्या फोनिक साउंड वहां पे क्रिएट होना चाहिए जिससे वो वर्ड शुरू हो या फिर बीच में. नया वर्ड पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है. These problems are different to speech impairment that arise from difficulties in coordination of oral motor, musculature. Symptoms include the use of short sentences. तो बात अपने छोटे से छोटे में कहने की कोशिश करेंगे, उसको elaborate नहीं करेंगे ज्यादा. And problems producing and understanding syntactically complex sentences. Basically जो SLI है वो ग्रामेटिकल डिफिकल्टी को ज्यादा दिखाता है, क्योंकि पर्सन जो है, जैसे यहाँ पे हमने बोला he walks not he walk, तो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है वो आप देख रहे हैं क्लियरली. जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो ब्रीफ प्रोसेसिंग में उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को रैपिडली चेंज करते हैं, या फिर उनको पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी देखने को मिलती है उनके अंदर, और क्योंकि चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते इसी वजह से उसको रिट्रीव करने में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है. ओके, रीडिंग डिफिकल्टीज और डिसलेक्सिया में बहुत ज्यादा ये बच्चे नजर आते हैं. डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर पे आ जाते हैं. डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हम फोनोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो बच्चों की एबिलिटी में डिटोरिएट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है कि वो किसी भी बात को, किसी भी स्पीच को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए.
खास तौर से by the time they are 4 years old, and in some cases their ability to learn to read and spell. Therefore, phonological disorders involve a difficulty in learning and organizing all the sound needed for clear speech, जिसमें रीडिंग स्पेलिंग की प्रॉब्लम नजर आती है. फोनोलॉजिकल है तो इतना तो क्लियर है कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी, स्पेलिंग क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी या उसको स्पेल करने में. Individuals with this communication disorder of childhood demonstrate impairment in their ability to produce sound as expected for their developmental level. Some children with developmental phonological disorder have other speech and language difficulty, जैसे कि immature grammar and syntax, stuttering और word retrieval difficulties. एक चीज मैं आपको और बताते चलूँ इन डिसऑर्डर्स के साथ में, कई बार हमें किसी एक डिसऑर्डर के सिम्टम्स दूसरे के साथ कंबाइन होते हुए दिखते हैं. जैसे आपने अभी यहाँ देखा, हमने बात करी कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये एक सिम्टम दूसरी प्रॉब्लम का भी हो सकता है. तो जब इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो बहुत ही डीपर लेवल पे जाके किया जाता है कि मतलब हम स्पेसिफिक हो पाते हैं कि ये प्रॉब्लम रही होगी या कोई दूसरी प्रॉब्लम रही होगी. और ये भी हो सकता है कि जैसे हमने अभी बात करी थी, अभी हमें इस वाली प्रॉब्लम में देखा, एसएलआई में देखा कि एसएलआई एक सिम्टम भी हो सकता है इन डिसलेक्सिया. बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम तो चल रही है, साथ में एसएलआई भी एज अ सिम्टम उसमें देख रहे हैं, ऐसा भी होता है. तो कई बार डिसऑर्डर्स मिक्स हो जाते हैं. फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चों में ज्यादातर पता नहीं चल पाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहा है, पढ़ाई में वीक है, ऐसे ही कह देते हैं हम. अक्सर जितने भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसमें मैक्सिमम चीजें हम यही देख रहे हैं. और ये जो इम्पेयरमेंट है इसको बहुत टाइम में जब हम फिगर आउट कर पाते हैं, या फिर ये भी होता है कि ये प्रॉब्लम होते होते खत्म भी हो जाती है और पता नहीं चलता है, क्योंकि टीचर्स वर्क करते हैं, जो भी एजुकेटर्स होते हैं साथ में, वो लगातार वर्क करते रहते हैं, तो चीजें इंप्रूव भी हो जाती हैं. लास्ट है डिस्प्रेक्सिया. डिस्प्रेक्सिया के साथ आज हम ये वीडियो ओवर करेंगे. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो अगला वीडियो है स्पीच डिसऑर्डर्स का, वो तो इससे भी बहुत छोटा रहेगा. तो 4th यूनिट के साथ हम ब्लॉक 3 को कंप्लीट करेंगे, पर फिलहाल डिस्प्रेक्सिया की बात करते हैं. Developmental dyspraxia is a disorder characterized by impairment in the ability to plan and carry out sensory and motor tasks. Generally जो बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं with the disorder appear out of sync with their environment. वो अपने environment से disconnected से रहते हैं. यहाँ पे सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं. पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, विजन की प्रॉब्लम, परसेप्शन में डिफिकल्टी होना, कोई चीज कुछ और समझ में आना, कोई वर्ड कुछ और समझ में आना, कोई चीज देखकर किसी तरीके से इंटरप्रेट करना. इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम देखने को मिलती है. रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है. सोशल स्किल्स काफी पुअर हो जाते हैं. पुअर पोस्चर, क्योंकि डिस्प्रेक्सिया जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन से भी रिलेटेड है, सेंसरी से भी रिलेटेड है. तो दोनों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे. डेवलपमेंटल डिस्प्रेक्सिया अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर होता है. कई बार लोग इस डिसेबिलिटी के थ्रू आते हैं, तो कुछ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है उनके जीवन का, लेकिन कई बार इसकी जितनी भी थेरेपीज हैं ये भी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाती है. तो ये सीरियस और सीवियर डिसऑर्डर है, जो अगर किसी को होता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम डिस्प्रेक्सिया में देखने को मिलती है. अगला वीडियो हमारा स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में रहेगा, जैसा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा. कोई भी डिसऑर्डर अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझ आया है, तो मुझे जरूर बताइएगा. मैं कोशिश करूंगी आपको अपने पैराग्राफ के थ्रू वहां पे आपके कमेंट में आपको आंसर करने की. ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय.